आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप कोर्ट में गवाह देने जा रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रख के ही गवाह देना है ताकि आप केस जीत सकते हैं। केस जीतने के लिए गवाह का इम्पोर्टेंस जो होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो गवाह से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। छोटा से लेके एडवांस तक का जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन का जो है जवाब देने का पूरा प्रयास किया है और सभी का जवाब दिया है। यदि आप मान लेते हैं कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेन किए हैं या कंप्लेन केस है, या फिर आपने थाना में कोई एफआईआर किए हैं, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति एफआईआर किया है और आपका गवाही में नाम दे दिया है और आप अब जो है आप कोर्ट में गवाह देने जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको कुछ सावधानियां बरतना है। तो वही सभी सावधानियां के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहे। उसके बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न बचता है तो आप कमेंट करके वो प्रश्न को पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन जो है, जब भी आपका कोर्ट में गवाह होता है तो जो डेट पे गवाह होता है उससे एक दिन बिफोर ही आप अपना एडवोकेट से बात करें। ठीक है, यदि आप मान लेते हैं कोई पुलिस केस है तो ऐसे स्थिति में जो सरकारी वकील होता है उससे संपर्क करें और आप जो है उससे कुछ डिस्कस कर लें कि हमको जो है किस टाइप से जो है गवाह देना होगा। साथ ही साथ यदि आपका कोई पुलिस एफआईआर हुआ है उसमें गवाही में नाम है तो ऐसे स्थिति में जो सरकारी वकील होगा, ठीक है, यदि आप एफआईआर हुआ है और उसमें गवाही में नाम है आपका, तो ऐसी स्थिति में पुलिस भी आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया होगा 161 के तहत। 161 का बयान जो है आपका रिकॉर्ड किया होगा। तो ऐसे स्थिति में आप वो 161 का बयान को एक बार पढ़ सकते हैं और ये जो है आप अपना वकील से डिमांड कर सकते हैं पढ़ने का। या मान लेते हैं यदि आपने डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेन किया है, कोर्ट में कंप्लेन केस है, तो ऐसे स्थिति में आप अपना वकील से बात करें, जो भी आप अपना वकील को हायर किए हैं, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति केस किया है और आपको गवाही में नाम दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में आपका जो भी सामने वाला है उसको आप बोले कि हम एक दिन पहले जो है वकील से बात करेंगे। वकील साहब से बात करें और साथ ही साथ ये बताएं कल जो मेरा गवाह होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में कल हमको 1 घंटा का कम से कम आप समय दीजिएगा। जो भी कंप्लेंट केस है वो जो ड्राफ्टिंग किया गया है उसको एक बार आप पढ़ के ये समझ सकते हैं कि केस में क्या क्या है। हो सकता है 2 साल 1 साल पुराना केस हो, तो ऐसी स्थिति में आप भूल सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसे कोर्ट जाएंगे तो वकील साहब से आप मतलब ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब आज जो है क्रॉस तो नहीं होने वाला है। यदि क्रॉस होगा तो सामने वाला जो मेरा अपोजिट वकील है उसके द्वारा हमसे कौन कौन सवाल पूछा जा सकता है, या जज साहब से कौन कौन सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका आप तमाम तरह से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका वो एफआईआर पुलिस वाला है तो ऐसी स्थिति में जो भी आप 161 का बयान दिए हैं तो उसको भी 1-2 बार आप रीड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका कंप्लेंट केस है और केस जो है आप खुद किए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब भी आप कोर्ट जाते हैं और वकील साहब से मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में उस केस से संबंधित कुछ प्रश्न वकील साहब से जरूर पूछें, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो वकील है वो आपके केस के बारे में तैयारी करके आया हुआ है या फिर वैसे आ गया है। ठीक है, यदि आप अपना वकील से कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपका वकील नहीं बता पाता है या गुस्सा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि आपको अपना वकील चेंज करना चाहिए और आपको ऐसी स्थिति में अपना वकील को चेंज कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो अपना वकील से अच्छा से डिस्कस करें। साथ ही साथ यदि आपका वकील आपका केस से संबंधित जो प्रश्न आप पूछे हैं वो बता देता है, साथ ही साथ आपको ये भी बताता है कि सामने वाला वकील जो है यदि क्रॉस हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कौन कौन संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका आप क्या जवाब देंगे, ये सब मतलब एक रिहर्सल जो होता है, कहीं पे यदि कोई स्टेज शो होता है तो उससे पहले जो रिहर्सल होता है वकील साहब के द्वारा अपना चैम्बर में बैठा के इस टाइप से रिहर्सल करवाया जाता है। यानी कि जो संभावित प्रश्न है जो सामने वाला वकील आपसे पूछ सकता है या जज साहब पूछ सकते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन आपका वकील आपको पूछेगा और आपसे जवाब मांगेगा, और आप जो जवाब देंगे उसमें जो भी करेक्शन होगा, जो सुधार होगा, वो भी आपका वकील साहब बताएंगे कि आपको ऐसा नहीं ऐसा बोलना था। ठीक है, तो वो सब जो है आपको सिखाया जाता है। यदि आपका वकील ऐसा नहीं कर रहा है, बहुत व्यक्ति जो है, जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, कुछ सब्सक्राइबर का ऐसा भी कमेंट आया कि सर हम जो है ना कोर्ट गए हुए थे तो अपना वकील को बोले कि सर हमको जज साहब आप क्या क्या पूछेंगे बताइए। तो उसका वकील जानते हैं क्या बोला? बोला कि जो जो पूछेगा बता दीजिएगा। तो अब बताइए, ऐसे में कभी केस जीत पाएगा? तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। तो ये चीज़ को जो है, जो भी इंपॉर्टेंस है गवाह देते समय, जो भी इंपॉर्टेंस चीज़ है वो हम आज के इस वीडियो में पूरा बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए। आपको इतना कर लेना है, यदि मान लेते हैं कि जिस दिन आपका गवाह है उस दिन होता है क्या, आप लेट से गए या फिर आप पहले चले गए, आपका वकील साहब ही लेट से आए, आपको समय ही नहीं दे पाए, तो ऐसी स्थिति में आप गवाह देने से उस दिन मना कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमको अगला डेट दीजिए। साथ ही साथ आप अपना वकील को ये भी बोल सकते हैं कि हमसे जब तक आप 1 घंटा डिस्कस नहीं करेंगे इस केस के संबंध में कि हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तब तक हम गवाह नहीं देंगे।
तो यदि आपको आज टाइम है तो आज दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट डेट लीजिए। यदि आपको वकील साहब मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम 1 घंटा टाइम देंगे, मेरा डेरा पे ही आइए या फिर चैम्बर में ही हम टाइम देंगे, जहाँ भी हो, यदि ऐसा समय दे देते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आपका वकील समय देने से मुकर रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको अपना एडवोकेट चेंज करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप कोर्ट जाते हैं गवाह देने के लिए तो ऐसे में कोई तामझाम वाला ड्रेस नहीं होना चाहिए, मतलब फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो है कोर्ट में जब उपस्थित होते हैं तो उस समय आपको पूरा रिफ्रेश होकर जाना है, ठीक है, पूरा खाना पीना खा के जाना है, क्योंकि हो सकता है गवाह में लेट भी हो जाए। आप सोचेंगे कि 12 बजे तक मेरा काम हो जाएगा, हो सकता है 4 बज जाए, ठीक है, 3 बज जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको समस्या हो सकता है। तो पूरा रिफ्रेश होकर जाए, माइंड को पूरा फ्रेश करके जाए। साथ ही साथ तो बहुत जगह ऐसा भी होता है, जैसे आप कोर्ट पहुंचे, अपना वकील से संपर्क किए, तो वकील साहब कहेगा कि आपका हाजिरी लग गया है, अब जो है फलना रूम में यानी कि फलना कोर्ट में जो है आपका सुनवाई होगा, आप जाइए वहीं खड़ा रहिएगा। तो आपको भेज देता है कोर्ट रूम, मतलब कोर्ट रूम के बाहर ही मतलब खड़ा कर देता है आपको, और वकील साहब कोई दूसरा काम में बिजी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट से जैसे आपका बुलावा आएगा, ठीक है, मतलब आपका नाम पुकारा जाएगा कि फलना केस में जो भी है आइए, तो ऐसे स्थिति में यदि आप कोर्ट में एंट्री ले लेते हैं तो आप अपना गवाह को शुरू ना करें, ठीक है। एविडेंस बॉक्स में जैसे आप जाते हैं तो आप डिमांड कीजिए या फिर आप जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना एडवोकेट को सूचना दीजिए, मतलब फ़ोन कर सकते हैं या बुला सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप जब भी कोर्ट जाते हैं तो अपना एडवोकेट के सामने ही आपको गवाह देना है, ऐसा ना कि अपना एडवोकेट के एब्सेंटी में गवाह दे दिए, तो ऐसी स्थिति में जो आपको दिक्कत हो सकता है। साथ ही साथ जैसे आप जज साहब के सामने पेशी होते हैं तो आपको अभिवादन करना है, प्रणाम सर से जो है शुरू कर सकते हैं, आप हाथ जोड़ के उसको अभिवादन कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप गवाह दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करना है, ऐसा ना कि कोई हार्ड लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको झूठ बोलने से भी बचना होगा, जो सही है वही आपको बोलना चाहिए। साथ ही साथ आपको बिल्कुल शांत तरीका से बोलना है, ऐसा ना कि कोई बात बोल रहे हैं उस पर 10 को एग्जाम्पल छोड़ते जा रहे हैं, एक पॉइंट बोलते हैं 10 को एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसे ताम झाम करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल संवेदनशील भाषा का प्रयोग कीजिए और बिल्कुल संवेदनशील तरीका से आप अपना जवाब दीजिए। साथ ही साथ कोई कॉमेडियल टाइप का जो है कोई चुटकुले वगैरह या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो हास्यास्पद हो, सभी को हंसी आ जाए या फिर सब मतलब दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो ऐसा जो है आप शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कहना चाहते हैं वो आप समझ चुके होंगे। यदि जज साहब आपको कुछ पूछते हैं तो आप सबसे पहले जज साहब जो भी पूछ रहे हैं उस बात को आप बहुत गौर से सुने। यदि मान लेते हैं जज साहब कुछ लीगल टर्म का उपयोग कर लिया है जो आपका समझ से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में आप जज साहब को बोल सकते हैं कि सॉरी सर, हम आपका प्रश्न को समझ नहीं पाए, ठीक है, आप दोबारा बोलिए। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है जज साहब जो है आपको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में समझा दे। ज़्यादातर होता है क्या, जब जज साहब एक बार कुछ पूछते हैं और आप जवाब नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो वकील होता है वो आपको प्रश्न समझाता है, उसके बाद आप उसका जवाब देते हैं। तो जब भी मान लीजिए जज साहब कुछ प्रश्न कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जज साहब का प्रश्न पूरा हुआ ही नहीं, आप बोलना शुरू कर दिए, तो ऐसे जो है मतलब एक्साइटमेंट नहीं होना है, ठीक है। जो पूछा जा रहा है उसको आप ध्यान से सुने, फिर आपको जो है उसका आंसर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हैंड का मूवमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कुछ समझा रहे हैं तो जैसे हम हाथ का इशारा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हैंड को आप नीचे करके जो है मतलब अच्छा से रख सकते हैं और उसको बता सकते हैं, क्योंकि आप जो जज साहब को अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जो घटना हुआ है उससे संबंधित जानकारी आप दे रहे हैं, न कि उसको आप समझा रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर जो बच्चे वाला स्कूल होता है उसमें हैंड का मूवमेंट करके जो है टीचर लोग समझाते हैं। यदि आप हमको बहुत पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम 7 साल टीचिंग भी किए हुए हैं, तो इसलिए आदत हो गया है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपको कुछ पूछा जा रहा है तो आपको इशारा नहीं करना है। यदि आप इशारा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम यहाँ पे लेना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई मर्डर वाला केस है, ठीक है, तो जज साहब आपको पूछेंगे कि क्या आप मर्डर करते समय वहाँ थे, तो ऐसे ऐसे आपको इशारा नहीं करना है, आपको बोल देना है। हाँ बोलना है तो बोल देना है कि जी सर हम वहाँ उपस्थित थे, या नहीं बोलना है तो आपको बोल देना नहीं वहाँ हम उपस्थित नहीं थे। इस टाइप से मतलब बताना है, इशारा करके नहीं बताना है। साथ ही साथ आपको अपना ई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ बोल रहा है तो आप कुछ भी आपसे पूछा गया तो आप पूरा धारा प्रवाह पूरा फास्ट में बोल दिए, ताकि जज साहब को भी लगेगा कि आप जो वहाँ पे स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो पूरा रटा रटाया है। यानी कि आप 10 दिन से पूरा रटते जा रहे हैं, एक सांस में पूरा यहाँ से वहाँ बोल दे रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है।
क्योंकि आप जो भी स्टेटमेंट वहाँ पे दे रहे हैं तो आपका बयान वहाँ पे टाइपिस्ट के द्वारा नोट किया जाता है, या फिर बहुत जगह जज भी नोट करते हैं, जज साहब भी नोट करते हैं। तो आपको वहाँ पे एक मतलब इस टाइप से बोलना है कि ताकि आपका बयान को भी वहाँ पे नोट किया जा सके। ऐसा नहीं कि पूरा धारा प्रवाह जो है पूरा फास्ट में बोलते जा रहे हैं, जितना में 1 लाइन बोलना चाहिए उतना में आप 10-10 लाइन बोल दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत व्यक्ति जो है घटना का तिथि या कुछ ऐसा बात हाथ पे लिख लेता है वो केस से संबंधित, और यदि जज से आप कुछ पूछे तो ऐसे हाथ को देख लिया, बोल दिया। तो ये चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। हाथ वगैरह पे कुछ लिख के नहीं लेके जाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि कोई घटना हुआ है किसी दिन, हो सकता है 4-5 साल पुराना आपका केस हो, तो ऐसी स्थिति में यदि जज साहब पूछ दे कि मान लीजिए कोई केस है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई केस है, वो पुलिस मतलब स्टेशन में FIR दर्ज किया गया, उसके बाद जो उसमें 2-3 गवाह था, एक गवाह का केस मतलब FIR लॉन्च करने के 1 महीना बाद एक गवाह का हत्या हो जाता है, और गवाह का हत्या के समय आप उपस्थित थे, आप चश्मुद्दीन गवाह है, गवाह मतलब उस जो गवाह का हत्या हो रहा था। तो ऐसे स्थिति में यदि आप मान लीजिए वहाँ पे जज साहब के द्वारा पूछा जाए कि FIR लॉन्च करने के कितने दिन के बाद जो है वो गवाह का हत्या हुआ है, आपको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनुमान लगा के कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि 3 सप्ताह बाद हुआ, या 2 सप्ताह के बाद हुआ, या लगभग 1 महीना के आसपास हुआ, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। यदि आपको एग्जैक्ट डेट पता ना हो तो ऐसा गलती ना करें कि हाथ में डेट लिख के ले गए, वहाँ देख के बोल दिए। ऐसा हाथ पे कुछ भी लिखने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको वहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है, आप बिल्कुल निडर होके जो है अपना प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वहाँ पे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि जो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, यदि आपका जो विरोधी पक्ष है जिसके अगेंस्ट में आप अपना स्टेटमेंट कोर्ट में देंगे, वो यदि आपको धमकी दिया है कि आप ऐसा कुछ ना बोलें, मतलब आपको कुछ ऐसा बोला गया है कि यदि आप अपना सही स्टेटमेंट देंगे तो हम आपको जान से मार सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा यदि कुछ धमकी दिया गया है, तो आप जज साहब को स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि सर हमको जो है ना बोलने के लिए मना किया गया है फलना फलना के द्वारा, जो भी हो वहाँ बोल सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ आप सुरक्षा का भी डिमांड कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाला है ना उसको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे नर्वस नहीं होना है। बहुत व्यक्ति होता है कि बिल्कुल जो है वहाँ पे नर्वस हो जाता है, मतलब पैर हाथ कांपने लगता है। ऐसा तो होता ही है जो फर्स्ट टाइम गया है, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे घबराने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जज साहब भी जानते हैं कि जो फर्स्ट टाइम आता है या फिर जो आम पब्लिक है उसको यहाँ पे घबराहट हो ही जाता है। तो इसमें कोई भी घबराने का बात नहीं है, ठीक है। जज साहब भी वो खुद समझते हैं, थोड़ा बहुत होगा तो वो मैनेज हो सकता है, क्योंकि आप एक प्रोफेशन में नहीं है। जो वहाँ पे वकील साहब है वो एक प्रोफेशन में है, तो उसको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसके तरह तो आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जज साहब भी जानते हैं कि जो आम पब्लिक है और जो एडवोकेट है वो दोनों में आसमान धरती का फर्क है। तो ऐसी स्थिति में जो आम पब्लिक है जो गवाह देने आता है उसमें थोड़ा बहुत घबराहट होता ही है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा और मैनेज करके चलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मान लीजिए आपका 2 बजे गवाह हो रहा है, ठीक है, और आपको 3 बजे बस पकड़ना है, वहाँ से आना भी है, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी ये ना बोलें जज साहब को कि सर जल्दी से मेरा गवाह करवाइए, हमको आगे मतलब घर जाना भी है या कहीं और जाना है या दूसरा काम है। ऐसा मतलब आप नहीं कर सकते हैं, उसको चढ़िया नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो चल रहा है आपको चलने देना होगा। साथ ही साथ मान लीजिए यदि आपको जज साहब कुछ पूछ रहे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा जवाब मतलब कुछ उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछ रहे हैं, या फिर क्रूस हो रहा है उस दिन, तो सामने वाला वकील जो है वो आपसे कुछ उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी वहाँ गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। गुस्सा नहीं करना है, ना ही वहाँ पे आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि आप गुस्सा करेंगे या फिर परेशान होंगे तो फिर इससे आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। हालांकि यदि कुछ उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछ रहा है तो जो प्रश्न लीगली होगा, जो पूछने योग्य होगा, वही सिर्फ पूछा जाएगा, तो ऐसे घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि वकील साहब आपका मतलब विरोधी जो वकील है, मतलब आपका सामने वाला जो वकील है वो या फिर जज साहब कुछ ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं ताकि सच सामने आ जाए, तो इससे घबराने का आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ मैंने जो आपको बताया कि पूरा धारा प्रवाह नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, मतलब एक लेवल से बोलना चाहिए। इससे फायदा ये होगा, हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन जज साहब के द्वारा पूछा जाए कि आप कितना तक पढ़े हैं। यदि आप बोल देंगे हम तो हिस्ट्री से PhD किए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में बोल देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 5 लाइन कुछ बताइए। तो क्या आपने जो धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे, एक सांस में 10-10 लाइन बोल दे रहे थे, तो उसी टाइप से आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोल सकते हैं। तो मतलब एक लेवल मेंटेन करके रखना है ताकि आपको कुछ भी पूछे तो उसी लेवल में आपको बोलना है, ताकि आपको मतलब जज साहब को भी ये लगे कि आप जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं। बहुत जगह ये भी देखा जाता है कि जैसे आपका गवाह हो रहा है, जैसे 10 मिनट गवाह चल सकता है, तो ऐसी स्थिति में 2 या 3 मिनट गवाह होने के बाद जज साहब बीच में ही 5 मिनट के लिए कहीं चले जाते हैं,
ठीक है, ऐसा ज़्यादातर देखा नहीं गया है, लेकिन इनकेस मान के चल सकते हैं यदि जज साहब बीच में ही उठ के चले गए, तो ऐसी स्थिति में यदि आप एविडेंस बॉक्स में हैं तो आपको वहीं पे स्थिर रहना है। ऐसा नहीं कि मतलब इधर उधर देख रहे हैं या फिर कुछ, मतलब ऐसा नहीं करना है। या फिर उस बीच में यदि जज साहब कहीं चले गए हैं तो आपका जो सामने वाला वकील है वो कुछ सवाल जवाब आपसे कर सकता है, तो आप उसका सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, और देने से आपको बचना भी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जज साहब नहीं है तो देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ यदि जज साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आपको जो है पूरा ई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, उसके तरफ देखना है, समझना है कि वो क्या पूछ रहे हैं। और यदि आप अस्थिर अस्थिर बोलेंगे, मतलब इतना अस्थिर से बोल रहे हैं कि जज साहब के पास आपका आवाज़ ही नहीं जा रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकता है। तो आप अपना साउंड जो है, आवाज़ जो है, उसका आप मॉडरेट करके बोल सकते हैं। इतना स्लो भी नहीं बोलिए उस तक आवाज़ ना पहुँचे, या फिर इतना जोर से भी ना बोलिए कि उसका कान से ज़्यादा ही आवाज़ हो जाए। ठीक है, तो ये जो है आपको मेंटेन करके रखना होगा। तो आपको गवाह देते समय ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ जो आप गवाह दे रहे हैं वो स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे स्थिति में जैसे आपका गवाह संपन्न होता है तो तुरंत उस पर साइन आपसे करवा लिया जाता है। तो गवाह जो लिख रहा है, तो बहुत कोर्ट में जो है जो भी टाइपिस्ट होता है तो कंप्यूटर से टाइप करके भी जवाब निकाला जाता है, या फिर कहीं पे लिखने वाला भी होता है वो भी लिखता है, या फिर कहीं पे जज साहब भी लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी लिखे, हालांकि यदि कोई वहाँ पे जज साहब नहीं लिख रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप जैसे गवाह देते हैं तो आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है। यानी कि आप जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं, जो नोट करवाए हैं कोर्ट में, उसी पे आपको नीचे सिग्नेचर करना होता है। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने जो लाइन लास्ट में बोला है उस लाइन के सटा के आपको सिग्नेचर करना है। ऐसा ना कि सिग्नेचर आप इतना नीचे किए कि 10 लाइन और बीच में और आ सकता है, तो हो सकता है आपका गवाह को बाद में तोड़ा मरोड़ा जा सके। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। साथ ही साथ गवाह जैसे हो जाता है और सिग्नेचर आप करने के लिए जाते हैं, तो सिग्नेचर करने से पहले आपको पूरा जो है ना, जितना आप स्टेटमेंट लिखाए हैं वो सभी को एक बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और यदि आप पढ़ते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो हम स्टेटमेंट लिखाए हैं इसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था कि यदि कोई पुलिस एफआईआर हुआ है और एफआईआर के 1 महीने बाद कोई दूसरा गवाह को मतलब हत्या कर दिया गया है, कोई दूसरा गवाह का हत्या हो गया है और वो हत्या के समय आप वहाँ पे थे, तो आप स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा है कि गवाह का जो हत्या हो रहा था उस समय हम वहाँ पर थे। ठीक है, इसके साथ तोड़ा मरोड़ा ये जा सकता है कि गवाह के समय जो हत्या हो रहा था उस समय हम वहाँ पर नहीं थे, बीच में नहीं जोड़ दिया। तो शब्द का जो मतलब एक स्पेस होता है वो स्पेस हर जगह मेंटेन है या नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में देखना होगा। यदि आपको कुछ ऐसा शंका हो रहा है कि मेरा जो भी स्टेटमेंट है उसके साथ कुछ जो है मतलब तोड़ मरोड़ किया जा सकता है, कुछ उल्टा पुल्टा किया जा सकता है, तो ऐसे स्थिति में आप जिस दिन गवाह दिए, जिस दिन आपका गवाह संपन्न हुआ उसी दिन यानी कि सेम डेट पर उसका आप एक अनसर्टिस्फाइड कॉपी ले सकते हैं। सर्टिस्फाइड कॉपी लेने में समय लगता है, लेकिन अनसर्टिस्फाइड कॉपी आपको सेम डेट पे मिल जाएगा। यानी कि आपने जो भी बयान दिया है उसका कॉपी आपको सेम डेट पे मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो कॉपी आप लेंगे तो उसका जो पेमेंट आपको देना होगा, तो जितना रुपया प्रति पेज के हिसाब से सर्टिस्फाइड कॉपी का लगता है उतना ही प्रति पेज के हिसाब से अनसर्टिस्फाइड कॉपी का भी आपको पेमेंट वहाँ पे करना होता है। तो आप पेमेंट करके उसका एक कॉपी आप अपने साथ सुरक्षित जरूर रख लें, ताकि ये आपको पता चल सके कि मैंने आज के डेट में क्या क्या बयान दिया है। साथ ही साथ उसका तो एक कॉपी हो गया, आज के डेट में जो आप बयान दिए वो कॉपी आपके पास है। यदि इन फ्यूचर्स भविष्य में आप जो कोर्ट में स्टेटमेंट लिखा है उसके साथ यदि कोई छेड़छाड़ किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो अनसर्टिस्फाइड कॉपी है आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से लिखा था, बाद में ऐसा लिखा गया है, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा, यदि कोई पुलिस एफआईआर है या फिर कोर्ट में ही कोई कंप्लेंट केस वगैरह है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो केस से संबंधित आपके पास कुछ ऑडियो है या कुछ वीडियो है या फिर कोई भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, तो वो जब भी आप सबमिट कर रहे हैं जहाँ भी, चाहे वो पुलिस को दे रहे हैं या आप अपना वकील को दे रहे हैं या डायरेक्ट कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं, उसका ओरिजिनल प्रति कभी भी सबमिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट ही दे रहे हैं, किसी का डेथ सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल सबमिट नहीं करना चाहिए, फोटो स्टेट सबमिट करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई ऑडियो वीडियो है तो उसका जो है कॉपी करके आप कॉपी वहाँ पे दे सकते हैं, ओरिजिनल आपको अपने पास रखना चाहिए। और वो तब तक रखना चाहिए जब तक कि कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए। नहीं तो होगा कि आप कोई पुलिस को कोई सीडी दिए, मान लीजिए कोई पेन ड्राइव दे दिए कि इसमें जो है फुटेज है, वीडियो फुटेज है, वो पेन ड्राइव खो गया या फिर पुलिस जो है उसको बदल दिया,
ऐसा भी होता है सामने वाला से मिल के पैसा लेके कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका एक प्रति आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास भी खो गया और पुलिस स्टेशन में भी वो बदला चले गया तो ऐसी स्थिति में आप बहुत भारी नुकसान में फंस सकते हैं। तो आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। कोर्ट में गवाही देते समय कौन कौन मुख्य बात को ध्यान में रखना चाहिए वो सभी पॉइंट मैंने अपना एक्सपीरियंस के आधार पर बता दिया। अब हमको नहीं लग रहा है कि कुछ और भी बताने के लिए रह गया है। आपको इसके बाद भी यदि कुछ मन में कोई प्रश्न हो कि हमको वो भी बताना था तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी का प्रश्न का जवाब दूंगा।